तो कैसे हो मेरे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो देखते देखते ये सप्ताह आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। तो हर एक सप्ताह के एंड में आप लोगों के पास में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप लोग चेक करो कि पिछला जो सप्ताह है वो आप लोगों का कैसा रहा। अगर वो सप्ताह आप लोगों ने शानदार तरीके से बिल्कुल ताबड़तोड़ एंजॉय किया है तो बड़ी बढ़िया बात है। पर लेकिन अगर अच्छे से एंजॉय नहीं किया है तो आप लोगों को रुक कर सोचना चाहिए कि लास्ट सप्ताह में क्या दिक्कत रह गई भाई साहब, कि हम लोगों को नेक्स्ट सप्ताह अपना अच्छे से एंजॉय करना है। तो बताइएगा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि लास्ट जो सप्ताह आप लोगों का गया है उसमें से 10 में से आप लोगों को मार्क्स अगर देने हैं तो कितने मार्क्स आप लोग अपने सप्ताह को देंगे जैसा आप लोगों ने यूटिलाइजेशन किया है। यानी कि अपना मूल्यांकन आप लोगों को अपने आप करना है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं यहां पर, ठीक है, कोई और नहीं। अपने आप अगर खुद से आपने अपने आप को पनिशमेंट करना स्टार्ट कर दिया कि हाँ अगर हम लोग सही कर रहे हैं तो अपने आप को शाबाशी दो, मतलब अपने आप के सरदार खुद बनो, और अगर नहीं कर रहे हो तो अपने आप को ही फिर थोड़ा सा उस तरीके से लो ताकि चीज़ें जो है सही तरीके से आप लोग लेकर चल सको। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी में यार, ये चीज़ें अगर आप लोगों ने कर ली तो ज़िंदगी भर आप लोग अपनी एक तरीके से गलतियां बहुत कम करोगे और हमेशा प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। क्या बोला गया? बोला गया सलाह हारे हुए की, तजुर्बा जीते हुए का, और दिमाग खुद का। अगर इंसान कभी हमेशा ये चीजें लेकर चले तो जो इंसान है वो कभी हार, एक तरीके से वो हारेगा नहीं, या फिर ये इंसानों को कभी हारने नहीं देगा। जो इंसान एक बार हार गया वो आप लोगों को बता सकता है उसको क्या प्रॉब्लम देखने को मिली, और आप लोग वो पाथ फॉलो न करें वो आप लोगों को समझा सकता है। चाणक्य साहब के द्वारा बड़ी ही शानदार तरीके से बोली गई ये बात, बोला गया दूसरों की गलतियों से सीखो। तो जो इंसान अगर कुछ अचीव करना चाहता था वो अचीव नहीं कर पाया तो आप लोगों को बताएगा कि क्या रीजन रहा है कि मैं अचीव नहीं कर पाया हूं, ठीक है। तजुर्बा जीते हुए का, जो जीत गया उसका तजुर्बा देखो, यानी कि उस इंसान ने किस तरीके से उसको अचीव किया है, और दिमाग जो है वो खुद का इस्तेमाल करो। इन दोनों के बीच में जो जिंदगी है वही आप लोगों को सही पाठ पढ़ाती है। तो इन दोनों के बीच में आप लोगों को चीजों को लेकर चलना है। तो अगर ये इंसान जो है इन दोनों के बीच में से चीजों को समझ गया और अपना दिमाग इस्तेमाल करके आगे बढ़ गया, वो इंसान हमेशा एक अच्छी पोजीशन पर आप लोगों को समाज में देखने को मिलेगा। इसमें आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय यहां पर बता सकते हैं। तो यह है बेसिक चीज। बाकी डिस्कशन जो है वो काफी शानदार रहने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता है ये जो आज का डिस्कशन होता है पूरे सप्ताह में जो भी हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किए होते हैं वो मैं क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों से डिस्कस करता हूं। यानी कि क्वेश्चन दिखाऊंगा और इससे ये पता चलेगा कि आप लोग कितनी अच्छे से चीजों को याद रख पाते हैं, कितने अच्छे से आप लोग चीजों को समझते हैं। तो वो आप लोगों को आंसर देना होता है, ठीक है। तो ज्यादा लेंथी नहीं होता है वीडियो मीडियम टाइप का रहेगा, जिससे कि आप लोग अच्छे से फटाफट इनके आंसर दोगे। और आंसर जो है मैं आप लोगों को बताता हुआ भी चलूंगा। यहाँ पर मिक्स बेस रहेगी, यूपीएससी के भी क्वेश्चन रहेंगे और हमारा करंट अफेयर का भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अच्छे से लेक्चर को एंजॉय करते हुए आप लोग को आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बात की जा रही है यहां पर सत्य शोधक समाज, ये स्टैब्लिश किसके द्वारा किया गया। देखिए जब मैं टॉपिक डिस्कस करता हूं उसके बाद में आप लोग क्वेश्चन के आंसर देखते हैं तो आप लोगों को आसान लगते हैं, पर लेकिन अब पता चलेगा रियलिटी में कितने याद हैं आप लोगों को। सत्य शोधक समाज जो है वो किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया, बोला गया यहां पर बेसिकली किसके द्वारा, ज्योतिबा फुल्ले साहब, महात्मा गांधी जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, या फिर नन ऑफ द अबोव। तो सही आंसर आप लोगों को यहां पर बताना है ए बी सी या फिर डी में से सही आंसर क्या होगा। तो आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं आप लोगों को आंसर बताता हूं। एक रिक्वेस्ट है, आंसर देने से पहले वीडियो को पॉज कर ले कीजिए, आंसर देने के बाद में ही आप लोग को वीडियो को ओपन करना है, ठीक है। इससे लंबे समय तक याद रख पाएंगे। अगर यहीं पर ही गलती होगी तो अच्छी बात है, एग्जाम में गलती नहीं होगी, तो ये जरूर देखेगा। तो सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। आई होप कि आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया है। सही आंसर है इसका ए। डिटेल में बताता हूं कैसे सही आंसर है यहां पर। तो जो ए है यहां पर, ये बेसिकली बात कर जाए है महात्मा जी ज्योतिराव फुल्ले के बारे में। तो ये काफी एक महान पर्सनैलिटी थे जिनके द्वारा एक तरीके से हमारी कंट्री में फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले किया गया। सोसाइटी के लिए बात करें, इनके द्वारा काफी कुछ यहां पर लिखा भी गया और समझाया भी गया। इनकी जो वाइफ थी जिनका नाम था सावित्री बाई फुले, उनके साथ में मिलकर इनके द्वारा महिलाओं के लिए, खासकर लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला गया। ये था 1848 में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग समझ सकते हैं, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाते हैं। तो यहां से आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए अगर इसको आप लोग प्रॉपर वे में समझ पाते हैं। इसी के साथ में यहां पर सत्य शोधक समाज जो था वो इन्हीं के द्वारा बनाया गया था, ये 1873 में था। देखिए कई बार क्या होता है आप लोगों से ना टाइम लाइन मैच करने के लिए आ जाता है, बोल देंगे पहले यहां पर इनके द्वारा स्कूल स्टेब्लिश किया गया था या फिर सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। तो ये आप लोगों से पूछ लेंगे, और कई बार ये पूछ लेंगे सत्य शोधक समाज के अंदर क्या था। तो इसमें जिनको हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर ये जो कास्ट जो है वो थोड़ी सी नीचे कास्ट के लोग हैं, वो सारे शब्द जो हम लोग अभद्र शब्द यूज करते हैं, उनको इक्वल स्टेटस प्रोवाइड कराने की कोशिश इनके द्वारा की गई ताकि इंसान को इंसानों की तरीके से ट्रीट किया जा सके।
और वुमेन एजुकेशन पर बहुत बड़ा योगदान आप लोग इनका बोल सकते हैं। तो एक काफी इंपॉर्टेंट और एक महान पर्सनैलिटी है जिनके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। तो 11 अप्रैल को इनकी बर्थ एनिवर्सरी हम लोगों ने सेलिब्रेट करी। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। तो आंसर आप लोगों के सामने यहां पर इसका ए हो गया। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट से मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, काफी डिटेल में आप लोगों से डिस्कस किया था। बेसिकली टेंजेबल और इनटेंजेबल जो बेसिकली हमारी कंट्री में जो हेरिटेज है उनके बारे में बात की थी, यानी कि आप लोगों को बताना था यहाँ पर इनके बारे में सही आंसर क्या होगा। पेंटिंग यानी कि चित्र के बारे में मैंने बात की थी, स्कल्पचर यानी कि मूर्ति के बारे में, डॉक्यूमेंट दस्तावेज, या फिर वॉल पेंटिंग या फिर भित्ति चित्र जिनको आप लोग बोलते हैं। तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट सही है कि यहाँ पर ये टेंजेबल है। टेंजेबल यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि वो विरासत जो कि यहाँ पर देख तरीके से जिनको आप लोग टच कर सकते हैं, ठीक है, तो वो कैटेगरी में आप लोग बोल सकते हैं। तो इसके बारे में बात करें तो ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। तो सही आंसर यहां पर क्या होगा, ए बी सी एफ डी। आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं आप लोगों को आंसर बताता हूं। वीडियो को पॉज कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए और फिर आगे बढ़िए। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब आंसर देखते हैं। इसका आंसर है इसका डी सही, यानी कि सारी की सारी आप लोगों को टेंजेबल देखने को मिलेगी। ये पिक्चर आप लोग याद रखिएगा। कल्चर जो हेरिटेज साइट के बारे में बात करें तो टेंजेबल और इनटेंजेबल दो कैटेगरी में होती है। जब हम लोग टेंजेबल के बारे में बात करते हैं तो ये मूवेबल और इमूवेबल की कैटेगरी में आती है। मूवेबल कौन सी होती है, पेंटिंग हो गया, स्कल्पचर हो गया, फर्नीचर हो गया, वॉल पेंटिंग, डॉक्यूमेंट। ये मूवेबल यानी कि एक जगह से उठाकर आप लोग इनको दूसरी जगह रख सकते हैं। और जो इमूवेबल है यहाँ पर ये बेसिकली हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हो गया, म्यूनमेंट्स हो गया, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हो गया, ये आप लोग को इमूवेबल देखने को मिलेगी, जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर आप लोग मूव नहीं कर सकते। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए यहाँ पर, जैसे कि मैंने आप लोग को कोई गाना सुना दिया और वो मेरी कला है, मैंने आप लोगों को सुना दी, तो इसका मतलब क्या हो गया, आप लोग उसको टच नहीं कर सकते। मेरी कला है, मैं आप लोगों को टीचिंग कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो यहां पर ये मेरी कला है। अगर आप लोग कोई काम कर रहे हैं तो वो आप लोगों की कला है, वो किसी के द्वारा टच नहीं की जा सकती, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। जिस तरीके से सॉन्ग हो गया, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, टच कर सकते हो क्या आप लोग फेस्टिवल को, यार इस फेस्टिवल ये मेरे हाथ में रख दे यार ये फेस्टिवल, ऐसा होगा क्या, नहीं होने वाला है कभी भी। किसी की आदत है, आप लोग टच ही नहीं कर सकते। कोई स्किल है किसी के अंदर, कोई जूता गाड़ता है, पॉलिश करता है, शानदार तरीके जूते को ऐसा चमका देता है कि अपना चेहरा देख ले इंसान, वो उसकी स्किल है, आप लोग उसको टच कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं ये इनटेंजिबल की कैटेगरी में आता है। तो आंसर यहां पर इसका डी हो गया। ओके, ये तो एक ऐसा क्वेश्चन था जो कि आप लोगों का पूरा टॉपिक जो है वो तैयार करा देगा, जो मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में। तो ये सही आंसर यहां पर क्या है, आप लोग को ये बताना है। बोला गया यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो यहां पर देखने को मिलेगी 1983 में। कौन कौन सी साइट को इंक्लूड किया गया था। ए में बोला गया आगरा का फोर्ट यानी कि आगरा का किला, बी में बोला गया यहाँ पर 2 में बोला गया कोणार्क सन टेम्पल यानी कि कोणार्क सूर्य मंदिर, सी में बोला गया यहाँ पर एलोरा केव यानी कि एलोरा की गुफाएं, डी में बोला गया अजंता केव यानी कि अजंता की गुफाएं। सही आंसर यहाँ पर क्या है वो आप लोग को बताना है। यानी कि बोला यह गया कि ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, ए बी सी एफ डी, ये आप लोग को बताना है। तो देखता हूं कौन इसका सही जवाब देता है, तो इससे पता चलेगा कि आप लोगों ने लेक्चर कितना अच्छे से सुना है। ठीक है, आंसर बताइए फिर आप लोग आंसर देखिएगा। सही आंसर क्या है यहाँ पर, सही आंसर इसका मैं बताता हूं, दे दिया ना आंसर। अब आंसर देखिए, सही आंसर यहाँ पर इसका सी। सी मतलब यहाँ पर समझ लेते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 3 एंड 4, 1 3 एंड 4 यानी कि 2 जो है कोणार्क सन टेम्पल वो यहाँ पर आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा 1983 में। तो टोटल मिलाकर अगर बात करें तो यहाँ पर 40 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारे देश में, जिसमें से 32 जो है वो कल्चर की कैटेगरी में है। इसी के साथ में 7 जो है वो आप लोगों को नेचुरल देखने को मिलेगी और एक जो है वो आप लोगों को मिक्स देखने को मिलेगी। तो टोटल मिलाकर 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इन 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के साथ में हमारा देश जो होता है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा 6ठे नंबर पर है, जहां पे सबसे ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो कल को कोई इसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछने लगे तो कंफ्यूजन नहीं होना है। फिर से बता दे रहा हूं, धोलावीरा एक हड़प्पा सिटी है जो कि गुजरात के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी, 2021 में ऐड की गई है। रामप्पा सन टेम्पल जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, रामप्पा टेम्पल जो है बेसिकली 2021 में इसको ऐड किया गया, तेलंगाना के अंदर में है। जो लेटेस्ट अभी ऐड किए गए हैं उनको आप लोग कम से कम याद रखना है, और आप लोगों के राज्य से कौन कौन सा बिलोंग करता है उसके बारे में आप लोग को याद रखना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा, डिटेल में एक एक पॉइंट आप लोगों को बता दिया। कंफ्यूजन दिमाग में हो तो यहीं पर रखकर जाना, ठीक है, साथ में लेके नहीं जाना। अगर लेक्चर में आए हो तो एक एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर करके जाना है। हिस्ट्री का क्वेश्चन बड़ी ही जल्दी आप लोगों से ऐसा पूछ लिया जाता है, तो करंट प्लस स्टैटिक का मिक्सर आप लोगों को देखने को मिलता है एग्जाम के अंदर भी, उसी पैटर्न में आप लोगों को पढ़ाया भी जाता है। बात की जा रही है यहाँ पर किसके बारे में, बात की जा रही है रामप्पा रिबेलियन के बारे में। तो बोला गया कि यहाँ पर जो रामप्पा का जो विद्रोह था उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, और आप लोगों से कई बार मैच करने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं, तो इसके बारे में आप लोग को याद रखना है।
तो यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये है पहली जो स्टेटमेंट ये है रानी गाइडिंगलू, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट है यहां पर श्री अल्लूर सीताराजू। तीसरी स्टेटमेंट है यहां पर शहीद वीर नारायण सिंह। चौथी स्टेटमेंट है यहां पर बेसिकली सिद्धू और कन्हैया मुर्मू, ठीक है। तो यहां पर इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आप लोग को बताना है। अटेम्प्ट कीजिए इसको, फिर मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा काफी अच्छे से, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग इनको ढंग से अटेम्प्ट करके आंसर दोगे इनका, ठीक है। तो आंसर देख लेते हैं फिर। सही आंसर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, ये है बी का मतलब क्या हो गया, यहां पर ट्राइबल फ्रीडम जो फाइटर है यहां पर बेसिकली उनके साथ में आप लोग यहां पर कनेक्ट करके देख सकते हैं, जो कि हमारी कंट्री में जो भी मूवमेंट चलाए गए हैं। बिरसा मुंडा जो है वो सबसे पहला आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो इंडियन ट्राइबल रिलीजियस जो मिलेनियर मूवमेंट है वो आप लोगों को यहां पर नजर आता है, जो कि झारखंड और बिहार में था। रानी जो यहां पर गाइडिंगलू है, इनका नाम याद रखेगा, इनके द्वारा यहां पर बेसिकली ये नागा जो लीडर थी, जो कि आप लोग समझ सकते हैं आज के डेट में, इनके द्वारा यहां पर अपना विद्रोह चलाया गया। श्री अल्लूर सीता जो बेसिकली रामराजू, इनके द्वारा ब्रिटिश के अंग्रेज यहां पर चलाया गया। तो रामप्पा विद्रोह आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के सामने, आंसर यहां पर बी हो गया। शहीद वीर के बारे में अगर नारायण के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ के अंदर देखने को मिलेगा, और सिंधु और इसी के साथ में कन्हू जो यहां पर मुर्मू, तो इनके बारे में बात करें तो संथाल जो बेसिकली जो रिबेलन था, वो जो विद्रोह था, उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आंसर यहां पर क्या हो गया, बी हो गया। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, मैच करने के लिए भी आ सकते हैं स्टेट पीसीएस में, तो ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से बन गया सर, ठीक है, क्योंकि एक एक पॉइंट माइंड में क्लियर रहना चाहिए। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में भी था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इसका आंसर तो आप लोग जरूर दोगे, ठीक है, और सही दोगे, ठीक है। आंसर देना ही नहीं है, काफी सही आंसर देना भी है बेसिकली, ठीक है। तो देखता हूं कौन सा आंसर देता है। बात की जा रही है 2+2 डायलॉग जो है वो इंडिया का कौन कौन से देश के साथ में देखने को मिलता है, यूएसए, जापान, रसिया और यूनाइटेड किंगडम। सही आंसर क्या है, ए में बोला गया 1 और 2, 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है यहाँ पर, ए बी सी या फिर डी। अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो क्या सही आंसर आप लोग बताएंगे, तो देखता हूं कौन कौन यहां पर सही आंसर देता है। तो अटेम्प्ट करो, एक्सपेक्ट करता हूं यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन के आंसर में आप लोगों से, ठीक है। तो अटेम्प्ट करो, देखता हूं कौन सही आंसर देता है। क्या है सही आंसर, सही आंसर यहाँ पर ए, यानी कि 1 2 3। यूएसए के साथ में भी है, जापान के साथ में भी है, रसिया के साथ में भी है, और यहां पर यूनाइटेड किंगडम नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि क्वाड कंट्री प्लस रसिया के साथ में हमारा 2+2 डायलॉग है, ये याद रखिएगा। 2+2 डायलॉग में क्या होता है, हमारी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर जो है वो सामने वाले देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर के साथ में जाकर मिलते हैं और फिर यहां पर ये बातों को आगे बढ़ाते हैं। तो ये मुद्दा आप लोगों के सामने यहां पर निकल कर आता है। तो ये क्वाड जो ग्रुप है, ये यहां पर इसके मेंबर छोड़कर रसिया को सारे मेंबरों के साथ में 2+2 डायलॉग है, जो कि एक काफी नेक्स्ट लेवल का यहां पर एक संबंध माना जाता है, जो कि आप लोग यहां पर समझकर चल सकते हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसके बारे में नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि अभी जो 2+2 डायलॉग हुआ वो इंडिया और यूएसए का हुआ। कहां पर हुआ, ये याद रखिएगा, यूएसए के अंदर में हुआ है, ठीक है, ना कि इंडिया के अंदर में हुआ। पहले वाला जो था वो इंडिया के अंदर हुआ था, तो एक बार यूएसए के अंदर, एक बार इंडिया के अंदर, ऐसे ऐसे खेलते हैं बेसिकली, ठीक है। काफी डिटेल में मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अभी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में 2 मिलियन जो प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंस जो यहां पर किया गया नागालैंड में, यहां पर एक प्रोजेक्ट को यहां पर बेसिकली फुल करने के लिए। तो ये कौन सा एरिया था ये आप लोगों को बताना है, यानी कि नागालैंड के अंदर यहां पर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिला। तो आप लोगों से यहां पर क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। कल को कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोगों को कोई भी डाउट जो है वो इसके बारे में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सही है बिल्कुल, एकदम बिल्कुल इसके बारे में एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। तो वर्ल्ड बैंक के साथ में बात की जा रही है यहां पर, दूसरा बात की जा रही है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ में, तीसरा एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में, और चौथा है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट बैंक है इसके साथ में। तो सही आंसर है यहां पर। तो सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी, ये आप लोगों को बताना है। तो आंसर क्या है सही बताइए, डिटेल में डिस्कस किया था, याद आ जाएगा आप लोग अभी। आंसर है इसका सी, ठीक है। तो सी आंसर यहां पर सही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बोला था कि यहां पर प्रोजेक्ट के ऊपर यहां पर कई जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा अभी काम किया जाएगा, जो कि काफी ज्यादा जरूरी है। खासकर ढांचागत विकास करना है। नॉर्थ ईस्ट के बारे में जो सबसे बुरी चीज है ना आप लोगों को देखने को मिलेगी, वो है कि वहां पर कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, जिसके चलते वहां पर फैसिलिटी अच्छी नहीं मिल पाती है। जिस देश में कनेक्टिविटी अच्छी है वहां फैसिलिटी अच्छी रहेंगी। जैसे चाइना में शानदार कनेक्टिविटी है, यूएसए में शानदार कनेक्टिविटी है, जापान में नेक्स्ट लेवल की कनेक्टिविटी है। तो ये देश है जहां पर कनेक्टिविटी बहुत ही उम्दा तरीके की आप लोगों को देखने को मिलेगी। हमारे देश में अगर कनेक्टिविटी अच्छी हो जाती है तो सारी दिक्कतों का सोल्यूशन एकदम निकल जाएगा। तो कनेक्टिविटी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है जब यहां पर हम लोग इन चीजों के बारे में बात करते हैं, तो इसके बारे में आप लोग को याद रखना है। तो आंसर क्या हो गया यहां पर, सही आंसर हो गया यहां पर सी, इसका कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए।
ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग बोल सकते हो, और फ्रीक्वेंटली ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं जब फर्स्ट टाइम कोई चीज हो रही होती है। अगर फर्स्ट टाइम कोई इंसिडेंट हो रहा है, फर्स्ट टाइम कोई ऐसा अवार्ड दिया जा रहा है, फर्स्ट टाइम कोई भी ऐसी चीजें देखने को मिल रही है, तो उसके बारे में आप लोग जरूर याद रखेगा। वहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस आप लोगों के बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जो भी कोई फर्स्ट टाइम चीज आप लोगों को देखने को मिले। तो इसी के चलते यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, और ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर देखने को मिला, तो इसलिए क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर बोला कि थोड़ा सा ध्यान से बात करेगा इसके बारे में। अभी रिसेंटली एक अनाउंस किया गया पहला अवार्ड, और ये पहला अवार्ड था, ठीक है, जिसको यहाँ पर लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड का नाम दिया गया। तो ये लता मंगेशकर जी के फादर थे, तो यहाँ पर इनके नाम पर अवार्ड रखा गया। तो किस महान पर्सनैलिटी को यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया है? ए में बोला गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, बी में बोला गया आशा भोसले जी, सी में बोला गया यहाँ पर अमिताभ बच्चन जी। तो यहाँ पर इन्हें किसको दिया गया है? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को, आशा भोसले जी को, या फिर अमिताभ बच्चन जी को। सही आंसर क्या है यहाँ पर? या फिर कोई भी नहीं है, इनमें से कोई तीसरा ही आदमी है। तो ये आप लोगों को बताना है। तो ए, बी, सी या फिर डी में सही आंसर क्या होगा बताइए, देखता हूं कौन सही आंसर यहां पर देता है। ठीक है, तो क्या है सही आंसर? सही आंसर है ए। हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब को यहां पर ये फर्स्ट एवर अवार्ड दिया गया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, क्योंकि इसी साल से ये अवार्ड जो है वो स्टार्ट भी किया गया है। तो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो डायरेक्ट वनडे टाइप एग्जाम में पूछा सकता है। और लता मंगेशकर जी जो है वो भी हमारे बीच में नहीं रही है, उससे भी ये काफी बेहतरीन टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाएगा। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इसका आंसर आप लोग दोगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में यहां पर ये अभी था। बात की जा रही है ब्रह्मोस के बारे में। तो ब्रह्मोस के साथ में कौन सा कथन यहां पर है उसके बारे में आप लोग को विचार करना है। ब्रह्मोस एक ज्वाइंट वेंचर है इसरो का और एनपीयूएम जो कि रशिया की है और इसरो इंडिया की है, इनके द्वारा मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाई गई। दूसरा फायर एंड फॉरगेट है, एक बार दाग दो और फिर दागदा फायर हो जाएगी, आप लोगों को फिर कुछ देखने की जरूरत नहीं है, मिसाइल अपना सारा काम अपने आप कर लेगी। तीसरा इंडिया नोट ए मेंबर ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, जिसको एमटीसीआर आप लोग बोलते हैं। तो सही आंसर यहां पर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी, ये आप लोग को बताना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं बड़ी ही तगड़ी तरीके से साइंस एंड टेक के अंदर में। अगर ढंग से कवर करोगे तो कोई भी डाउट नहीं देखने को मिलेगा। ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर यहां पर क्या है? ए, बी, सी या फिर डी। तो सही आंसर बताइए दोस्त, देखता हूं कौन सही आंसर देता है। और देखिए दिल गार्डन गार्डन हो जाता है जब आप लोग सही आंसर देते हैं, लगता है कि मेहनत जो है वो वसूल हो गई। ठीक है, तो आंसर सही दिया करो। तो सही आंसर क्या सही आंसर बताइए फटाफट। अब ये देखना, आप बताऊंगा आप लोगों ने गलत आंसर दिया है। क्यों? क्योंकि आंसर सी है। आप लोग बोलोगे उत्तरी क्या हो गया, ये नोट तो हम भूल ही गए यार, ये नोट भी तो देखना था। ठीक है, तो नोट नहीं भूलना है, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में, वैसा नोट और यहाँ पर ये वाला नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना जिंदगी रुक जाती है। तो यहाँ पर ब्रह्मोस जो है वो यहाँ पर इसरो का नहीं है, ये डीआरडीओ का है और एनपीयूएम रशिया का है। पहला। दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, 100% 24 कैरेट सोना है यहाँ पर, ये बिल्कुल स्टेटमेंट। ये फायर एंड फॉरगेट है, एक बार दाग दो फिर ये दुश्मनों को बेसिकली उखाड़ कर ही मानेगी। तीसरी बिल्कुल गलत है, यहाँ पर इंडिया मेंबर है इसका, इसीलिए यहाँ पर इसकी जो रेंज है वो बढ़ाने की बात की जा रही है, जो यहाँ पर ये ब्रह्मोस मिसाइल की सारी बातें मैंने आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाई भी थी। ठीक है, आप लोग देखते हैं यहाँ पर 300 किलोमीटर से इसकी रेंज जो है वो 400, 450 या फिर 600 किलोमीटर तक ले जाने की बात की जा रही है। क्यों? क्योंकि एमटीसीआर का पार्ट है हम लोग, जिसको मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम आप लोग बोलते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कोई डाउट, कोई समस्या, कोई चिंता आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए, तभी आप लोग चीजों को अच्छे से लेकर चल पाओगे। और कोई भी यहाँ पर दिक्कत रहेगी तो उसका डाउट क्लियर करके चलना है। 3 टाइम मोर अभी यहाँ पर अभी जो स्पीड है वो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगी, और ही बढ़ाने की बात की जा रही है। तो आने वाले टाइम में देखते हैं कोई और डेवलपमेंट इसके अंदर होता है क्या। अच्छा, बड़ा ही सीधा सा क्वेश्चन है, यूपीएससी में पूछा गया था बेसिकली 2016 के अंदर में। ये है चाइना, और जो चाइना का, अरे क्या कर रहा हूं यार मैं भी ये तो टू मच कर दिया मैंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर जिसको आप लोग BRI बोलते हैं, BRI मतलब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछ ले आते हैं, जैसे कि यहाँ पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में पूछा गया। तो इसके बारे में आप लोग को बताना है ये इनिशिएटिव किसका था, अफ्रीकन यूनियन का, ब्राजील का, यूरोपियन यूनियन का, या फिर चाइना का। तो चलिए ये तो आप लोग बता ही देंगे कि यहाँ पर ये चाइना का रीजन था, चाइना का बेसिकली यहाँ पर ये था। ठीक है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर ये जो स्टार्ट किया गया था ऑल ओवर वर्ल्ड में कनेक्टिविटी के लिए स्टार्ट किया गया था चाइना के द्वारा, और 2013 में ये कोई स्टार्ट किया गया। देखिए इंपॉर्टेंट जो मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप लोगों से पुराने क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। 2013 में ये बनाया गया बेसिकली, ठीक है, और 2016 में इसका क्वेश्चन आया, यानी कि 3 साल बाद इसका क्वेश्चन पूछा गया। तो कोई चीज अगर आज पढ़ रहे हो ना आप लोग, इसकी कोई गारंटी नहीं कि आज ही क्वेश्चन आएगा, आगे जाकर भी उसके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर आप लोग रेगुलर चीजों को कनेक्ट करके चलोगे तो कोई डाउट आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसी भी चीजें हैं यहाँ पर, क्योंकि कोई प्रोजेक्ट बार बार न्यूज में आता है तो यहाँ पर बेसिकली चीजें निकल कर आती हैं। टारगेट क्या है इसको कंप्लीट करने का, अगर कोई आप लोगों से पूछ ले तो यहाँ पर इनका टारगेट है इसको कंप्लीट करने का यहाँ पर 2049। ठीक है, तो
तो यानी कि 2049 यहां पर इनका टारगेट है कि इसको कंप्लीट किया जाएगा। चाइना की जो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी है उसका ये काफी एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है जिसमें ये ऑल ओवर वर्ल्ड को कनेक्ट करने की बात करते हैं और पुराना जो सिल्क रूट था उसको ये बेसिकली रिवाइव करने की बात यहां पर करते हैं। तो सोचो 2013 में लॉन्च किया गया, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी के द्वारा, तो आंसर इसका डी हो गया। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मैंने काफी डिटेल में पूरा टॉपिक आप लोगों से डिस्कस किया था इंडियन टेंट टर्टल के बारे में। तो इंडियन टेंट टर्टल आप लोगों को यहां पर बताना है इसके बारे में क्या स्टेटमेंट जो है वो सही है, ये आप लोगों को बताना है। इंडियन टेंट टर्टल जो होता है, टेंट मतलब जिसका नहीं इसकी जो छतरी होती है उसकी थोड़ी सी उठी हुई होती है, टर्टल की चोंच थी यहां पर निकली हुई थी, वो वाला जो पढ़ाया था, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है। बेसिकली बोला जा रहा है कि इंडियन टेंट टर्टल जो है ये इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश के अंदर पाया जाता है, पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया कि ये नेटिव स्विमर है और मेनली कॉर्निवारस है, यानी कि एक तरीके से मांसाहारी है। तीसरा बोला गया है ये जो टर्टल है यहाँ पर ये शेड्यूल 1 में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत 1972 में इनको प्रोटेक्ट किया गया है। सही आंसर क्या है यहाँ पर, ये आप लोगों को बताना है। ए में बोला गया 1 and 2, बी बोला गया 2 and 3, सी बोला गया 1 and 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या होगा आप लोगों के हिसाब से, आप लोगों को ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को बड़ी ही डिटेल में पढ़ाया था कि ये बेचारे शाकाहारी हैं, इनके ऊपर धब्बा मत लगाओ कि तुम तो मांस खाते हो, क्योंकि ये नहीं खाते हैं, ठीक है। तो जो खाते हैं उनके ऊपर नाम लेना चाहिए, ठीक है, जो नहीं खाते हैं उनके ऊपर नहीं लेना चाहिए। अगर बात करें जो नहीं खाते हैं उनको तो ये धब्बा लगेगा कि हमारे ऊपर लगा दिया, और जो खाते हैं उनको अच्छा लगता है कि हाँ हमारा नाम लिया जा रहा है। तो दोनों की अलग अलग कैटेगरी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ इसको गलत मत लेना कि मैं बोल रहा हूँ कि जो बेसिकली नॉनवेज खाते हैं गलत है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो आप लोगों को सुटेबल लगता है आप लोग वो खाइए, आप लोग आजाद हैं। 18 साल की उम्र के बाद में वोट डालने का अधिकार है आप लोगों को यार। देश का प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर चुनते हैं आप लोग राज्य का, तो आप लोग अपने लिए भी चीजें चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया सी सही, यानी कि दोनों स्टेटमेंट गलत है, सही है फर्स्ट और थर्ड, और बाकी सेकंड वाली यहां पर गलत हो गई। तो काफी डिटेल में सारी बातें मैंने बताई थी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत यहां पर रखा गया, IUCN के अंदर यहां पर लिस्ट कंसर्न में, CITES के अंदर इसको रखा गया है। तो ये इसके बारे में बेसिक चीजें कहां कहां पाए जाते हैं, कल को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये सारी बेसिक चीजें मैंने आप लोग को बताई थी यहां पर, ठीक है। तो यहां पर डाल दी आप लोगों के लिए, जब भी डाउट हो तो बताइएगा, डाउट दूर किया जाएगा। बात की जा रही है यहां पर स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स के बारे में। तो उस टाइम पर तो आप लोगों को लग रहा था बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है यार, ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया, अब बताओ। मैंने कहा था अब करके दिखाओ, तो जाने अब करके दिखाओ। तो स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स जो है ये रिलीज किया जाता है बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, या फिर दोनों A and B। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर, ये आप लोगों को बताना है। देखता हूं कौन इसका करेक्ट आंसर देता है। सही आंसर देने वाले को मिलेगी चॉकलेट। ठीक है, चॉकलेट नहीं, गुड़ की डली मिलेगी, ठीक है। आ जाओ कौन लेगा आंसर। चलिए आंसर दीजिए आप लोग, देखता हूं सही आंसर क्या है। सही आंसर काफी डिटेल में डिस्कस किया था, आंसर इसका सी, नीति आयोग, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था, मैंने आप लोग से डिस्कस किया था कि नीति आयोग के द्वारा यहाँ पर ये रिलीज किया गया, जिससे कि हमारी कंट्री में कंपटीशन बढ़ाया जाएगा और क्लाइमेट को भी ध्यान में रखते हुए चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है खासकर हमारे देश के लिए, जब कोई ऐसा इंडेक्स निकल कर आता है जिसमें स्टेट जो रहते हैं उनके बीच में कंपटीशन को क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, ओके। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है पर लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में आता है जब भी हम लोग बात करते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में। तो इसमें बात की जा रही है रॉयल्ट जो एक्ट है, रॉयल्ट एक्ट था, इसको काला कानून बोला जाता था। इसमें नो दलील नो वकील, सीधा जेल में डाल दिया उठा के। तो ये जो एक्ट था हमारे देश में किस साल में ये बेसिकली पास किया गया था, तो 1918 में, 1919 में, 1920 में, या 1921 में। तो इसके बारे में आप लोग को बताना है। तो डिटेल में इसके बारे में अभी आप लोग को बताऊंगा, पहले आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिए, अपनी तसल्ली कर लीजिए, उसके बाद में फिर मैं तो आप लोग को एक्सप्लेन करने वाला ही हूं। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर, आप लोग को ये बताना है, ठीक है। तो सही आंसर क्या है, वो है बी। कैसे समझते हैं, जो यहाँ पर ये रॉयल एक्ट है यहाँ पर हमारे देश में लाया गया था। ये बेसिकली इंपीरियल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है उसके द्वारा हमारे देश में इसको इंप्लीमेंट किया गया, ताकि हमारे देश में जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट चल रहे हैं उसको रोका जा सके, ठीक है। ये यहाँ पर रॉयल एक्ट जो था यहाँ पर ये अलाउ करता था जेल में डालने के लिए किसी भी इंसान को 2 साल के लिए, बिना कोई वकील, बिना कोई दलील उठा के जेल में डाल दो इसको, अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है। तो ये यूज किया गया यहाँ पर, आप लोगों को पता है पंजाब के अंदर भी, ठीक है। तो काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर 2 पर्सनैलिटी को पकड़ा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों पर्सनैलिटी के नाम आप लोगों को लिखने हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, जिसके चलते जलियांवाला बाग मैसेकर भी आप लोगों को देखने को मिला था, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और अभी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, जिसको आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर हो जाता है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहां पर बी हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बनता है, पर्सनैलिटी जिनके द्वारा अपना जो नाइटहुड जो यहां पर रिनाउंस कर दिया गया, इनके छोड़ दिया गया,
क्योंकि यहाँ पर जलियांवाला बाग मैसेकर जो है वो उनको अंदर से झकझोर कर चला गया। तो उनको लगा ऐसे लोगों से क्या पुरस्कार लेना जिन्होंने हमारे लोगों को, निहत्थे लोगों को गोली से मार दिया, जिसमें बुजुर्ग, बच्चे और वृद्ध महिलाएं, बहुत सारे लोग यहाँ पर थे। ठीक है, तो ये किसके द्वारा अपना अवार्ड जो था वो वापस कर दिया गया? महात्मा गांधी जी, इसी के साथ में दादा भाई नेहरू जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी और मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है ये आप लोग को बताना है। फिर से बोलूंगा वही बात, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद में आप लोग क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद में अगर आंसर देखोगे तो आप लोग लंबे समय तक याद रख पाओगे और एग्जाम में भी फायदा होगा। और मेन टारगेट एग्जाम में फायदे का है, अगर वही नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्या फायदा है? ठीक है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, देखो लो और मजे लो, उसका कोई मतलब थोड़ी ना है। तो हमेशा प्रैक्टिस ऐसे करो, अपने सामने आंसर नहीं होने चाहिए। तो आंसर बताओ, फिर उसके बाद में देखते हैं सही आंसर क्या है। सही आंसर है सी। समझते हैं कैसे सही आंसर यहां पर सी, किस तरीके से आप लोग एक्सप्लेन करता हूं। जलियांवाला बाग मैसेकर जब यहां पर हुआ तो काफी डीप रिग्रेट यहां पर देखने को मिला बेसिकली इस मैसेकर को लेकर। रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे, जो कि हमारे देश में सबसे पहले नोबेल प्राइज विनर, हमारे देश के नहीं पूरी एशिया के, ठीक है, तो यहां पर इनकी जो नोबेल प्राइज इनको मिला था, तो यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, खासकर अगर बात करें इनके टाइम पर। अगर इन्हीं के द्वारा बात करें तो यहां पर बेसिकली ये देखने को मिला कि हंटर कमीशन बनाया गया था बेसिकली यहां पर इन्हीं के टाइम पर। तो हंटर कमीशन ने क्या बोला था कि जलियांवाला बाग मैसेकर जो है यहां पर, वो बेसिकली यहां पर जो लोगों को मारा गया है यहां पर जो ये अंग्रेजों के द्वारा, उसकी इन्वेस्टिगेशन में उनके द्वारा उनको कोई मिला नहीं ढंग से चीजें करने के लिए। ठीक है, तो उनको ये लग रहा था कि हाँ ठीक है बस हो गया, ऐसा तो चलता रहता है, हम लोग करते रहते हैं ऐसी हरकतें। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रिटर्न कर दिया गया था यहाँ पर। ठीक है, एजुकेशन में भी एक कमीशन है जिसका नाम है विलियम हंटर। ठीक है, विलियम विल्सन हंटर। तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है, इसके बारे में आप लोग याद जरूर रखिएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है यहां पर, यह है ऑपरेशन राहत के बारे में। तो रिसेंटली अभी काफी ज्यादा न्यूज में है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो यमन है और जो यहां पर बेसिकली सऊदी अरेबिया है, उसके बीच में काफी लंबी झड़प चलती रहती है। तो उसके चलते यहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया है और आंसर मैंने आप लोगों को बता दिया है अगर देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, तो यमन, इराक, कुवैत या फिर अफगानिस्तान। तो ऑपरेशन राहत जो है वो यहां पर इंडियन आर्म फोर्स के द्वारा किस देश के लिए चलाया गया? यमन, इराक, कुवैत या फिर अफगानिस्तान। तो याद रखिएगा यहां पर ऑपरेशन राहत जो है वो हमारे देश के द्वारा चलाया गया यमन के लिए। यमन में हमारे देश के लोग जो फंसे हुए हैं और इसके अलावा दूसरे देश के भी कई सारे लोगों को यहां से निकाला गया। और ये अप्रैल के महीने में 2015 में स्टार्ट किया गया था, जब सऊदी अरेबिया ने यमन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। अब आप लोग बोलेंगे सऊदी अरेबिया के सर में क्या खुजली हो रखी थी, उसने यमन के ऊपर अटैक कर दिया? जी हाँ, वो खुजली थी और उस खुजली का नाम था यहाँ पर हुतई कम्युनिटी। वो हुतई कम्युनिटी जिसको ईरान सपोर्ट करता है, वो हुतई कम्युनिटी जो है वो यमन के अंदर अपनी दादागिरी बनाकर बैठ गई और उसकी वजह से इनकी कंट्री के जो लीडर थे उनको भी देश छोड़कर भागना पड़ गया। अब यहां पर ये लगने लगा अगर कल को ईरान की फोर्स, ईरान की प्रोक्सी, ईरान को सपोर्ट करने वाले लोग जो हैं अगर इस रीजन में आकर बैठकर गवर्नमेंट चलाएंगे तो ईरान कभी भी हमको दिक्कत में क्रिएट कर सकता है। तो इसी के चलते यहां पर इनके द्वारा स्टेप उठाया गया कि इसके ऊपर बम्बार्डमेंट की जाए। वो बम्बार्डमेंट स्टार्ट की गई थी 2015 में और वो बम्बार्डमेंट अब तक चल रही थी। अब जाकर इसके ऊपर सीज फायर किया गया। अब देखते हैं कब तक ये सीज फायर रहता है, अशांति आगे चल पाती है नहीं चल पाती है, या फिर ये बदतमीजी इसी तरीके से आगे बढ़ती रहेगी, तो वो हमें आगे देखने को मिलेगा। तो ये है पूरा इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो कि आप लोग याद रखिएगा। तो आंसर इसका क्या हो गया? आंसर इसका ए हो गया। कोई डाउट नहीं रखना है, एक एक पॉइंट माइंड में क्लियर करके चलना है। यहां से कई बार क्वेश्चन आप लोगों के लिए एग्जाम में बनते हैं। जैनिज्म और बुद्धिज्म जो है वो काफी फेवरेट टॉपिक एग्जामिनर का माना जाता है और यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के देखने को मिल जाते हैं। जैसे बात की जा रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटर वॉज ऑफ द जैनिज्म, यानी कि जैनिज्म में कौन सा सबसे महान जो एक तरीके से वर्तों में से एक था। तो यहां पर ये बोला जा रहा है जो कि महावीर के द्वारा यहां पर ऐड किया गया था। ठीक है, तो महावीर जी के द्वारा कौन सा ऐड किया गया था? तो टोटल मिलाकर 5 है यहां पर, जिनमें महावीर जी के द्वारा यहां पर एक ऐड किया गया था, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। पहला है सत्य, यानी कि ट्रुथ, यानी कि हमेशा सत्य बोलना है। दूसरा यहां पर अस्तित्व, यानी कि आचार्य, ठीक है, चोरी न करना। तीसरा बोला गया यहां पर बेसिकली इसका मतलब अपरिग्रह है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से बोला गया यहां पर नॉन अटैचमेंट या फिर नॉन पोजेशन। ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि एक तरीके से यहां पर बोला था कि लगाव न रहना। ब्रह्मचार्य जिसको सेलिबेसी और चेस्टिटी के नाम से भी आप लोग जानते हैं, यानी कि शुद्धता या फिर ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन करना एक तरीके से शुद्धता की निशानी मानी जाती थी। जो इंसान अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लेता था उसको बेसिकली एक ब्रह्म की कैटेगरी में रख दिया जाता था, इसलिए उसका नाम ब्रह्मचर्य, यानी कि अपनी बॉडी के ऊपर उसका पूरा कंट्रोल। तो ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था यहां पर, जिसके चलते यहां पर ये चीजें देखने को मिलती थी। तो यहां पर वैसे ऑलरेडी 5 थे, मतलब 4 थे, एक ऐड किया गया महावीर जी के द्वारा। तो वो कौन सा था इनमें से? ये क्वेश्चन कईयों बार एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर सही बताइए, देखते हैं क्या है। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में बन जाता है। तो आंसर क्या है सही बताइए?
देख लेते हैं आंसर क्या है सही। आंसर यहाँ पर डी, ब्रह्मचर्य का पालन करना और यहाँ पर सेलिबेसी या फिर चेस्टिटी आप लोग इसको बोल सकते हैं। ये बेसिकली ऐड किया गया था बेसिकली महावीर जी के द्वारा, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। एकांतवाद भी इनके द्वारा यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ में यहाँ पर अपरिग्रह आप लोग बोल सकते हैं, अहिंसा, ये यहाँ पर 3 पिलर थे और बाकी 5 जो महावीर के जो वोज थे यानी कि व्रत थे आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। ब्रह्मचर्य यानी कि ब्रह्मचर्य यानी कि सेलिबेसी यानी कि चेस्टिटी जो है ये महावीर जी के द्वारा ऐड की गई थी। बाकी के जो थे वो ऑलरेडी यहाँ पर चल रहे थे, जो 4 चले हुए आ रहे थे। तो इनमें आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले आते हैं एग्जाम में, तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। ये ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन बना चुका है जिसको अनेकांतवाद बोलते हैं आप लोग यहाँ पर, नॉन एब्सोल्यूटिज्म, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को दिखा देता हूं मैं एक बार। यहाँ पर इसका आंसर तो डी हो गया। ये एग्जाम में 2009 में क्वेश्चन पूछा गया। अनेकांतवाद के बारे में बोला गया कि किसकी कोर थ्योरी है यहाँ पर फिलोसफी, अगर इसके बारे में आप लोग बात करते हैं तो बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म या फिर वैष्णविज्म। तो ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का बना हुआ है, अगर आप लोग ध्यान से इसको देख पा रहे हैं। तो इसीलिए हमेशा आप लोगों को बोलता हूं कि किस तरीके से टॉपिक को पढ़ो कि क्वेश्चन हो जाए। वैसे मैंने क्वेश्चन आप लोगों का दूसरा अटेम्प्ट करा है, पर लेकिन यहां से एक और अलग क्वेश्चन आप लोगों का बना हुआ है, अगर ध्यान से आप लोग देखोगे तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो किससे रिलेटेड है, तो आंसर यहां पर भी हो गया। तो यूपीएससी के भी डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आते हैं तो आप लोग उनको झकझोड़ कर रख दोगे। अगर प्रॉपर वे में पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई ऐसे करनी है कि लगे कि हाँ यार पढ़ रहा है इंसान, ठीक है। तो उस तरीके की चीजों को लेकर चलना है और माइंड में कोई भी डाउट आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं रखना है, और कोई भी डाउट होगा तो उसको क्रिस्टल क्लियर करके ही आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। बाकी जो भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं, क्वेश्चन नंबर गिन लेना कितने हैं और उनमें से कितनों के आंसर आप लोगों ने सही दिए। अपना स्कोर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं आप लोगों का स्कोर जानने के लिए काफी ज्यादा आतुर रहता हूं और इससे मुझे पता चलता रहता है कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों ने ये लेक्चर शानदार तरीके से एंजॉय किया होगा। अगर हाँ तो बताना, और अगर ना तो भी बताना। डिसलाइक कर सकते हैं अगर ना, पर लेकिन डिसलाइक करके जरूर बताना कि क्यों डिसलाइक किया, ताकि उसको इंप्रूव किया जा सके। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।